चैप्टर फर्स्ट, जीएसटी इन इंडिया, एन इंट्रोडक्शन। सी इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर है, जिसके जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें आप जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स है, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी कैसे आया इंडिया में, इसके क्या कंसेप्ट है, इंडिया में क्या नीड आई कि जीएसटी आया, जीएसटी का क्या फ्रेमवर्क है, इसकी संरचना कैसी है, कैसा दिखता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी imposed on a taxpayer by a government in order to fund government spending and various public expenditure। तो ये जो होता है वो कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करने के लिए और वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए इकट्ठा करती है। तो टैक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज which is imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government by the person on whom it is imposed. A direct tax is one that cannot be shifted by a taxpayer to someone else. A significant direct tax imposed in India is income tax. तो जो पर्सन इसे कमा रहा है या जो अर्निंग कर रहा है जिस पे इम्पोज किया है उसी को इसको पे करना होता है। इसका जो बर्डन है वो दूसरे पेयर पे टैक्स दूसरे जो पर्सन है उस पर शिफ्ट नहीं कर सकता। लाइक इफ अ पर्सन इज अर्निंग सैलरी तो वो जो उसका बर्डन है उसे खुद ही बेयर करना होगा, उसे खुद ही इनकम टैक्स उसे पे करना होगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है इट्स इंसिडेंस is borne by the consumer who ultimately consume the products or service, while the immediate liability to pay the tax may fall upon another person such a manufacturer, provider of service or seller of the good। इसको जो कंज्यूम करता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है, उसका इस पर बर्डन आता है। बट ये कलेक्ट कर लिया जाता है जो सेलर है, जो भी आपको सेल कर रहा है प्रोडक्ट या आपको सर्विसेज दे रहा है, उसी में आपको कवर कर लिया जाता है। उसका जो पैसा है उसी से रिकवर कर लिया जाता है। लाइक आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं या टीवी खरीद रहे हैं तो जो भी आपको सेल कर रहा है इसका जो प्राइस है वो उसी में इसको इंक्लूड कर लिया जाता है, आपसे उसी का पैसा उसमें इंक्लूड करके लिया जाता है। बट जो बर्डन होता है टैक्स का वो आप पर शिफ्ट हो जाता है, उसका जो टैक्स का जो भार है वो आपके ऊपर आ जाता है। ये जो होता है वो रेग्रेसिव नेचर होता है। रेग्रेसिव बोले तो आपका जो लाइबिलिटी है आपका एबिलिटी है या नहीं है, आपको ये पे करना ही होगा। आप अमीर है या गरीब है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी पे इक्वली लगता है। तो टैक्स के बारे में हम जाना कि टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। ये प्रोग्रेसिव नेचर होता है, हाई रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी एबिलिटी भी ज़्यादा पे हो जाएगी और इस तरीके से आपको ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना होगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, थस द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन। एंड द रेग्रेसिव नेचर होता है ये ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन इरेस्पेक्टिव देयर एबिलिटी टू पे। आप इसे बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी इसमें नहीं देखी जाती है, रेग्रेसिव होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता, ये सब पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारे यहाँ पर वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसके अंदर इन कस्टम ड्यूटी होता है। आप जो इंपोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। डायरेक्ट टैक्स में जो मेजर होता है हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू,
मोर देन 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, तो काफ़ी अच्छा अर्निंग हो जाता है इससे। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस, जो भी कमोडिटीज है, जो भी प्रोडक्ट्स सेल होते हैं या सर्विस होते हैं, उस पर टैक्स लगता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, देयर इज क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, GST paid by the supplier of goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodity। ऑलरेडी जो भी प्रोडक्ट आपको प्राइस किया जाता है, जो भी सेल किया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी उस टैक्स का प्राइस जोड़ लिया जाता है, तो इसका जो बर्डन है वो डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर की तरफ। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलता है कि आपने इसका इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है, क्योंकि उसका प्राइस में इंक्लूड होता है। तो कभी भी ये हमें पिंच नहीं करता है कि हमने कहीं कोई टैक्स ऐसा दिया है। इन्फ्लेटरी, ये जैसे जैसे टैक्स का रेट बढ़ जाता है तो इन्फ्लेटरी हो जाता है, उससे उसकी महंगाई बढ़ जाती है। वाइडर टैक्स बेस, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो सर्विस एंड प्रोडक्ट्स पे लगता है, और अधिकतर जितने भी लगभग प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पशन के अलावा, तो ये अधिकतर वाइडर कम्युनिटी को ये कवर करता है, तो इसका जो बेस है वो काफ़ी वाइडर होता है। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, हायर टैक्स आर इम्पोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स such as alcoholic products, tobacco products. This not only checks their consumption but also enables the state to collect substantial revenue। तो जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू हो, और वो महंगा हो तो कम खरीद लो। रेग्रेसिव नेचर, ये रेग्रेसिव होता है नेचर में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जेनेसिस ऑफ GST इन इंडिया। इन द ईयर 2000 द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम थे अटल बिहारी वाजपेयी, mooted the concept of GST and set up the committee to design goods and service tax model for the country। उन्होंने उस टाइम एक कमेटी बिठाई और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मॉडल तैयार किया। इन 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, which in 2004 strongly recommended fully integrate GST on national basis। 2004 में फुली इंटीग्रेट GST को लाने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया। फिर उसके बाद में द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री P. चिदम्बरम, while presenting the union budget 2006-07, announced that GST would be introduced from 1st अप्रैल 2010। फिर उसके बाद प्राइम, जो उसके टाइम, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे P. चिदम्बरम, उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2010 से ये फुली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से GST इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद GST में तारीख के तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आई, वो फाइनली 1 जुलाई 2017 को GST इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, और 8 जुलाई 2017 को ये जम्मू एंड कश्मीर से भी एप्लीकेबल होने लगे। GST is a path-breaking indirect tax reform which attempts to create a common national market। GST is subsumed multiple indirect tax like excise duty, service tax, VAT, CST, luxury tax, entertainment tax, एंटी टैक्स। GST ने सारे टैक्स को समावेश कर लिया। काफ़ी सारे टैक्स लगते थे GST से पहले। इनडायरेक्ट टैक्स जो थे, एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वेट लगता था, CST, लग्जरी टैक्स, इंटरटेन टैक्स, एंटी टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो सारे टैक्स को ख़त्म करके GST लगाया गया। कंसेप्ट ऑफ GST की जो आधारशिला है वो क्या है? फर्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी वैल्यू में एडिशन होता है उसी पे टैक्स लगता है। इसे हम नीचे एग्जाम्पल में काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स, किस तरीके से ये वर्क करता है GST। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट,
इसमें आपको क्रेडिट मिलती जाती है, कहीं पे भी आपकी क्रेडिट ब्लॉक नहीं होती है। इसे भी हम नीचे एग्जांपल समझेंगे कि किस तरीके से आपको टैक्स की आपको क्रेडिट मिल जाती है। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, जो बर्डन होता है फाइनल कंज्यूमर पे बर्डन आता है। आपको जो भी आप टैक्स लेते जाते हैं और जो आप पे करते हैं उसका आपको क्रेडिट मिलता जाता है, जो फाइनल बर्डन हो जाता है वो अब कंज्यूमर पे चला जाता है। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स पे टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है। जो अर्लियर वेट और एक्साइज में होता था वो इसमें नहीं होता है, यहाँ पे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता है। तो हम नीचे एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या क्या इसका किस तरीके से कंसेप्ट है, किस तरीके से जीएसटी वर्क करता है। फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर है, इसने जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है 1 लाख में इसको सेल किया है। 1 लाख पे 18% हमने एक जीएसटी का रेट माना हुआ है, 18,000 जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके लिए अभी नील मान लेते हैं कि अभी कुछ भी इनके उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो नील। तो जो टैक्स पेड होगा गवर्नमेंट को वो 18,000 रुपीज़ इसको पे करना होगा। 1 लाख का 18% 18,000। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट है 1 लाख, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा 11,200 रुपये इसका प्रॉफिट मान लेते हैं। तो इसके लिए सेल प्राइस हो जाएगी 1 लाख प्लस 11,200, 1,11,200। इस पे जीएसटी 18% के हिसाब से 20,016 रुपीज़। अब जो 18,000 इसने पे किया था जीएसटी मैन्युफैक्चरर को, इसका इसे इनपुट मिल जाएगा। तो नाउ जो इसको गवर्नमेंट को पे करना होगा वो 20,016 में से 18,000 माइनस करके से 2,016 पे करना होगा। तो जो हम यहाँ जान रहे थे वैल्यू एडेड टैक्स, कि ये जो वैल्यू एडिशन हुआ है केवल उसी पे आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है 11,200 पे हुआ है, 11,200 का हुआ है तो 11,200 मल्टीप्लाई बाय 18% इज इक्वल टू 2,016। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, इसको सेल प्राइस, इसके लिए जो परचेस प्राइस है वो 1,11,200 है। इसने प्रॉफिट इसका ऐड किया 24,640, तो सेल प्राइस हो गया इसका 1,35,814। इसके बाद इसने 18% का जीएसटी लगाया तो इसके जीएसटी हो गया 24,451 रुपये। तो इसे भी इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे उसका इनपुट मिल जाएगा 20,216 का। तो जो फाइनल इसको पे करना होगा गवर्नमेंट को 4,435। तो इसने भी वैल्यू एडिशन जो किया है वो 24,640 का किया, इस पर आप 18% करेंगे तो 4,435। तो इस एग्जाम्पल से आपको सीधा क्लियर पता चलता है कि आपको जो होगा वो वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स देना होता है और आपको जो इनपुट क्रेडिट होता है उसका क्रेडिट मिलता जाता है। इसके बाद जो कंज्यूमर होता है उसको फाइनली उसको बियर करना होता है, उसको कोई भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।